हाय एवरीवन। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंड क्वांटम मैकेनिक्स में ऑल्दो कुछ एक आध चैप्टर बाकी हैं, सो वो भी करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि न्यूक्लियर फिजिक्स भी स्टार्ट कीजिए। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, और चैप्टर 1 जो हमारा है उसका नाम है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ओके, नाभिकीय गुण। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग, रदरफोर्ड प्रकीर्णन। इसे आप कूलम स्कैटरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ओके। रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर बेसिकली टॉपिक काफी लंबा है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कई बच्चे बोलते हैं समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। सो हम कोशिश करेंगे कि सारे एक एक स्टेप जो हैं उसको अच्छे से समझे। वंस अगेन, क्योंकि मैं नोट्स नहीं लिखवाती हूँ, उसका रीजन है क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको वीडियो से कोई चीज़ समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप उसके नोट्स जो है, और अगर आपके पास बुक है तो बुक से आप बहुत अच्छे नोट्स खुद बना सकते हैं और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। इसलिए मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाती हूँ, क्योंकि 12th क्लास तक ही नोट्स मिलने चाहिए। उसके बाद कॉलेज जो होता है, कॉलेज के अंदर सिर्फ लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स का मतलब आपको सिर्फ वीडियो में पढ़ाया जाएगा एंड नोट्स आपको अपने लेवल पे खुद प्रिपेयर करने होते हैं। इसलिए मैं नोट्स नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चे की जो वो ब्रेन यूज करने की जो पावर है उसको कम करती है। नोट्स अगर हम प्रोवाइड करवा दें तो थोड़ा बहुत बच्चे के लिए भी रखना चाहिए। चलिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग में सबसे पहले देखते हैं। तो रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था जब पता नहीं था कि एक एटम जो है उसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके, और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था अल्फा पार्टिकल जो है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम जो एटम होता है उसका सिर्फ न्यूक्लियस। हीलियम में से इलेक्ट्रॉन हटा दो, क्या बचता है? न्यूक्लियस बचता है। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, सो उन्होंने क्या किया, गोल्ड की एक फॉइल ली। गोल्ड की एक फॉइल, फॉइल का मतलब जो पन्नी होती है पतली सी, वो फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जो है वो डाले। तो उससे क्या हुआ, दोनों के बीच में स्कैटरिंग हुई एंड दैट स्कैटरिंग इज कॉल्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो उन्होंने ये देखा था कि जब अल्फा पार्टिकल उसके पास आते हैं गोल्ड के पास में, तो अपने ओरिजिनल पाथ से किसी न किसी एंगल पे मुड़ जाते हैं, और इस मुड़ने को ही उन्होंने क्या कहा था? स्कैटरिंग बोला था। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने क्या क्या अजम्पशन माने हैं अपने मॉडल में। तो उन्होंने देखो, रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग है, ये मैंने बेसिकली आपको डेफिनेशन बता दी जो कि आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज मुश्किल नहीं लग रही मुझे जो आपको समझ में ना आए, तो ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा। नाउ, उनके जो प्रिजम्पशंस थे वो क्या क्या थे? सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा था कि जितना भी किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा कहाँ रहेगा? उसके सेंटर पे रहेगा। एक थोड़ी सी जगह होगी, उसी जगह में सारा, जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वैसे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऐसे चारों पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो उसके सेंटर पे होता है, फोकस्ड, और उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो पहला रदरफोर्ड स्कैटरिंग का पहला प्रिजम्पशन क्या था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत छोटे से वॉल्यूम में सारा आ जाता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट था, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज अज्यूम टू बी वेरी हैवी। न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट, या फिर एज कंपेयर टू, मतलब हमारा जो गोल्ड होगा, हमने जो स्कैटरिंग करवाई है, हमने मतलब रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने क्या लिया कि एक साइड उन्होंने गोल्ड लिया है और एक साइड उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया है, और ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आते हैं। तो रदरफोर्ड का सेकंड प्रिजम्पशन ये था कि इस स्कैटरिंग की वजह से अल्फा पार्टिकल तो अपना पाथ चेंज करेंगे, लेकिन गोल्ड का न्यूक्लियस जहां पर पहले था वहीं पर रहेगा, ये अपनी लोकेशन से टच से मस नहीं होगा, हिलेगा नहीं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज वेरी वेरी हैवी एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। और बात सही भी है, गोल्ड का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, तो वो अल्फा पार्टिकल के नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गोल्ड को हम मानेंगे एक ऐसा पार्टिकल जो इतना हैवी है कि टक्कर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकेंड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ओनली ड्यू टू कूलम रिपल्शन। एक्चुअल में आपने यहाँ पर क्या लिया है, जो गोल्ड है उस गोल्ड में तो हमारे पास न्यूक्लियस भी होगा,
जिसमें पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होंगे। और गोल्ड की फॉइल में तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी हैं। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल आएंगे तो अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होगी वो मेनली किसकी वजह से होगी, सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज से जो रिपल्शन लग रहा है, इस रिपल्शन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल फोर्स फील करेंगे और चले जाएंगे। सो ये जो कूलम इंटरेक्शन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल का किसके साथ में हो रहा है, उसके साथ में गोल्ड के एटम के साथ में हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट अफेक्ट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये चारों तरफ, ये इस अल्फा पार्टिकल की और इस न्यूक्लियस के बीच की जो स्कैटरिंग हो रही है इसे अफेक्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे रीजन से इसको अफेक्ट नहीं करने के यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि मेनली जो स्कैटरिंग हो रही है वो किस किस की वजह से हो रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह, सॉरी इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के साथ जो होगा वही इंटरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, स्कैटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन इसको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे, न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल आर अज्यूम टू बी पॉइंट चार्ज पार्टिकल। इस न्यूक्लियस को भी हम पॉइंट चार्ज मानेंगे और इसको भी हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज मानेंगे तभी हम K Q1 Q2/R² वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि कूलम ने ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए दिया था। अगर आप पॉइंट चार्ज नहीं मानते हो तो यू वोंट बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला, सो वी हैव टू कंसिडर दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ ये तो थे प्री अजम्पशन, राइट। प्री अजम्पशन का मतलब रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें मान के चले थे कि मैं ये सब चीजें होती है ऐसा मान के चल रहा हूँ, उसके बाद हमारा जो एक्सप्लेन वो आएगा। सो ये एक्सपेरिमेंट से पहले के उनके जो हैं प्रीजम्पशंस थे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हम सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो अब देखो हमारे पास गोल्ड का न्यूक्लियस यहाँ पे है, गोल्ड हमारे पास AU से रिप्रेजेंट होता है और इधर हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर मान लीजिए कितना है, Z। तो इसके न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, Z इंटू ई विथ पॉजिटिव साइन। ये प्रोटॉन का चार्ज होगा, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है। और रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन अफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मत कंसीडर करो, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का Z ही हो जाएगा। नाउ अल्फा पार्टिकल जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हमारे पास हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर टोटल आपके पास जो जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कितना होगा। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का हमें कंसिडर करना ही नहीं है, चार्ज होता ही नहीं है, तो सिर्फ 2 प्रोटॉन होंगे। 2 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस का 2 इंटू ई। ओके, सो इन दोनों के बीच में अगर किसी टाइम पे r डिस्टेंस है तो उन दोनों के बीच में जो कूलम रिपल्शन लगेगा वो कितना होगा, KQ1 Q2/R²। सो वो कितना लगेगा, KQ1 Q2/R², सॉरी प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2KZe²/R²। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इतना फोर्स लगेगा। हमारे पास यहाँ पर K कांस्टेंट है, सब कुछ आपको पता है। एज फॉर नाउ यू नो एवरीथिंग। नाउ इसकी वजह से क्या होगा कि अब देखो गोल्ड यहाँ पे है, राइट। सपोज आपने अल्फा पार्टिकल को यहाँ से भेजा, थोड़ा सा डिस्टेंस है, मतलब जो गोल्ड का न्यूक्लियस का सेंटर है, गोल्ड का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल एक लाइन पे नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे हमने, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आता है, पहले इन्फिनिटी से आता है। और ड्यू टू दिस रिपल्शन क्या होता है कि ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, ये इधर चला जाएगा। अगर रिपल्शन नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता, तो ये सीधी लाइन में यहां से गुजर जाता। सो ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है और ये इसकी फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में हमारे पास आ जाता है एंगल थीटा, एंड दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग का मतलब, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि स्कैटरिंग का ये मतलब नहीं है कि दोनों ओरिजिनली टकरा रहे हो, टच कर रहे हो, नहीं, उसका पाथ डेविएट होना, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ के किसी और डायरेक्शन में चले जाना इज कॉल्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड ने इसे ही स्कैटरिंग का नाम दिया है। सो ये जो पिक्चर है, लेट मी शो यू, ये देखो, ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर बन रही है। अल्फा पार्टिकल आपके पास यहाँ से आ रहा है और ये P1 क्या है, इसका इनिशियल मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सो इनिशियल की डायरेक्शन बताई है और फिर आते आते देखो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, इस जगह न्यूक्लियस था, इस जगह गोल्ड का न्यूक्लियस है जो ब्लू कलर का डॉट है। सो ये जो है ड्यू टू दिस रिपल्शन, इस गोल्ड के न्यूक्लियस के रिपल्शन की वजह से इसका पाथ चेंज होके कौन सी डायरेक्शन में चला गया, P2 में चला गया।
आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो ये जो है ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको सिर्फ बता रहा है अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि ये पाथ कौन से शेप का है, तो आप इस पाथ को ध्यान रखिएगा, दिस पाथ इज हाइपरबोलिक। बोला आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। सो ये जो कर्व होता है वो हाइपरबोलिक होता है, जिसका डेरिवेशन फिलहाल हमें नहीं करना है कि हाइपरबोला क्यों बनता है, वो एमएससी के अंदर है, ये पूरा एक चैप्टर है अपने आप में स्कैटरिंग का, वहां हो जाता है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जो इसका P1 की डायरेक्शन है और P2 की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, क्योंकि P1 को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये लाइन बनेगी आपके पास, और P2 को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये लाइन बढ़ेगी आपके पास। सो इनिशियल और फाइनल के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, इसलिए इस थीटा को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। एक और टर्म आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो डिस्टेंस बी है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। इस बी को हम बोलते हैं संघट प्राचल, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो आपकी कौन सी डिस्टेंस होती है, देखो अगर मान ली ये वो डिस्टेंस है कि अगर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में रिपल्शन नहीं होता तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक से सबसे पास में जब ये होता, जब ये पूरे यहां से यहां जा रहा होता, क्योंकि डेविएशन तो होता ही नहीं, तो आप जहां से उसको भेजते वो उसी लाइन पे रहता, और उस लाइन पे चलते टाइम पे न्यूक्लियस के जब वो क्लोजेस्ट होता, क्लोजेस्ट कब होता, जाहिर सी बात अगर वो यहाँ होगा तो अभी इतनी दूरी है, यहाँ होगा तो इतनी दूरी है, यहाँ हो तो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसे हम क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपके जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर मैं उस डेफिनेशन से इसको रीड करके एक्सप्लेन करूं तो समझिएगा कि जब अल्फा पार्टिकल मान लीजिए किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो इसकी डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है ये वो डिस्टेंस होती है जिस डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक से गुजरता, अगर उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो अगर इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी रहती, ये जब न्यूक्लियस के पास में आता तो जब सबसे नजदीक होता तब ये डिस्टेंस कितनी रहती, बी रहती। लेकिन अब क्योंकि रिपल्शन है इसलिए कभी भी ये बी डिस्टेंस तक तो आ ही नहीं पाएगा, रिपल्शन की वजह से पहले से ही मुड़ जाएगा और दूरी उसकी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। सो आई होप इम्पैक्ट पैरामीटर भी आपको समझ में आ चुका है। नाउ अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये जो P1 वेक्टर है और जो P2 वेक्टर है इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं। ये देखिए, ये एक डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर बन रही है, ये तो आपको समझ में आ रही है कि इनिशियली अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम मान लीजिए कि P1 है। सो P1 की वैल्यू क्या होगी, उसका मास अल्फा पार्टिकल का और उसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए V1 है, ये मैग्नीट्यूड है P1 का, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से P2 का कितना होगा, mv2 होगा, करेक्ट। जब हम वेक्टर यूज करते हैं, वेक्टर यूज करते हैं तो यहाँ पर एक वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, और जो किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो उसकी वेक्टर की लेंथ बताता है। तो यहाँ पर आपके पास सपोज इसकी वैल्यू आ रही है 3 और मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी कर लेना, अपन तो ग्राफ में प्लॉट करते हैं, 3 होगी, और बाद में अगर 2 है तो इसकी लेंथ कितनी बनानी पड़ेगी, आपको 2 बनानी पड़ेगी। आ गई बात समझ में। ये जो डायग्राम आपने ए में बनाया है इसी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है पिक्चर बी से। फर्स्ट में और सेकंड में कोई फर्क नहीं है, आपने सिर्फ क्या किया है कि दोनों का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए और दोनों की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, और अगर ये आप ओरिएंटेशन किसी और तरह से बना सको, लेकिन दोनों की लेंथ, तो अगर मैं P2 की लेंथ यहाँ पे 2 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट, और इसी के पैरेलल बनाया है। सिमिलरली P1 जो है उसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 3 रख दिया है और दोनों के बीच का एंगल अभी भी कितना है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है। तो आप ए डायग्राम और बी डायग्राम में, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है, ना तो आपने P1 P2 की लेंथ बदली है, ना ही आपने P1 P2 का एंगल बदला है, इसलिए जो ए में आपको डायग्राम दिख रहा है और जो बी में आपको डायग्राम दिख रहा है दैट इज क्वाइट सिमिलर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रदरफोर्ड ने पहले ही बोल दिया था कि इस टक्कर से गोल्ड का न्यूक्लियस अपनी जगह से हिलेगा नहीं।
अगर गोल्ड का न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिल रहा है तो गोल्ड का पहले मोमेंटम कितना था 0, बाद में मोमेंटम कितना था 0। और क्योंकि ये जो टक्कर हो रही है ये टक्कर कैसी होती है आपके पास, हमें पता है कि टक्कर के दौरान हमेशा जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो कंजर्व रहता है, चाहे आपकी कोलिजन इलास्टिक हो चाहे आपकी कोलिजन इनइलास्टिक हो, प्रत्यास्थ टक्कर हो या फिर अप्रत्यास्थ टक्कर हो, संवेग हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सो टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम कितना है, टक्कर से पहले देखो अल्फा का है P1 और गोल्ड का कितना है 0 क्योंकि वो रेस्ट पे था। टक्कर के बाद अल्फा का कितना हो जाएगा P2 और गोल्ड का कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब P1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, P2 की वैल्यू। सो अगर आपने P1 की लंबाई 3 मान ली तो आपको P2 की लंबाई 2 नहीं मानना चाहिए, ये भी कितना होगा 3 होगा, तो इसको भी 3 कर दीजिए। अब अगर आपने इसको 3 कर दिया और P1 की भी लेंथ आपके पास 3 है और P2 की भी लेंथ आपके पास 3 है, तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है और इस डायग्राम के अंदर आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों लेंथ अगर इक्वल होती है तो किसी ट्राइंगल में अगर ये दोनों लेंथ इक्वल होती है तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ऐसे ट्राइंगल में अगर ऊपर का जो एंगल यहाँ पर होता है थीटा, अगर आप उसको बिल्कुल हाफ पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो जो लेंथ होती है वो सामने क्या होती है, बिल्कुल सामने वाली लेंथ को भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, मतलब 90 का एंगल ही बनता है। ऐसे आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर आपके पास आइसोसेलेस एंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसका जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वो बिल्कुल क्या होता है, यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ऐसी सिचुएशन में ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो क्या बनाया, ये θ/2 है तो यानी ये वाला एंगल θ/2 हो जाएगा और ऊपर भी कितना हो जाएगा θ/2। अब सिर्फ ऊपर या नीचे दोनों में से किसी भी एक ट्राइंगल में देख लीजिए, ये एंगल 90 बन रहा है यहाँ पे और ये एंगल है θ/2, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस θ/2। सिमिलरली ये भी कितना बचेगा 90 माइनस θ/2। तो आपको आई होप मेरे वीडियो के पीछे छुप रहा होगा यार ये, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो ये आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है 90 माइनस θ/2 होगा। ग्रेट। सो यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ समय और समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, सो ये एंगल हमें समझ में आ चुके हैं। अब देखो तो अब हमारे पास डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी को यहां से समझते हैं। सो नाउ हमारे पास ये एक वेक्टर है P2 और ये एक वेक्टर है P1। तो वेक्टर लॉ से हमको पता है कि यहाँ से यहाँ की तरफ एक वेक्टर जाएगा और ये सपोज x है, तो हमें पता है वेक्टर लॉ लगाइए आप, P1 प्लस x है ना, P1 प्लस x वेक्टर इज इक्वल्स टू P2 वेक्टर हो जाएगा। तो x वेक्टर कितना आ रहा है आपके पास P2 माइनस P1 और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम। तो ये x जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन मोमेंटम को। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये 3 है ये 3 है तो ये 0 क्यों नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर वेक्टर लगा रखा है। एक दो वेक्टर की अगर डायरेक्शन डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो उन दो वेक्टर को अलग ही माना जाता है। जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हमने लगाया था वो मैग्नीट्यूड पे लगाया था, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी 3 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 3 होगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से इनकी जो वेक्टर्स है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ओके, और ये जो एंगल है वो मैं एंगल लेके चलूंगी 90 माइनस θ/2, तो π/2 माइनस θ/2, इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास π/2 पाई माइनस थीटा और 1/2 आ जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास चीजें क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपके पास कर रही हूँ कि P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हमने लगा दिया है, और इसके साथ ही हमें डेल्टा P की जो वैल्यू मिल रही है वो हमें मिली थी P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। इक्वेशन 1 तो हमें ऊपर मिल चुका था कूलम फोर्स से, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अगर हमारे पास, आप बताइए, ये वेक्टर दिया हुआ है इस तरह से है ना, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, एक है P2 और एक है P1 और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो वेक्टर लॉ से बताइए कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट क्या है डेल्टा P। उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है क्या, डेल्टा P का जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला पता है,
दो वेक्टर है तो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस 2p1 p2 cos थीटा, तो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस 2p1 p2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ p1 की वैल्यू कितनी है mv, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर v स्क्वायर cos थीटा, सब में से mv कॉमन आ जाएगा तो mv बाहर आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाता है, इफ यू रिमेम्बर दिस इज फॉर्मूला फॉर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 से 2 बाहर आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2mv साइन थीटा बाय 2। ये डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ग्रेट, सो इक्वेशन नंबर 3 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो मोमेंटम में चेंज तो हुआ है, अगर मोमेंटम में चेंज होगा तो इसकी वजह से अल्फा पार्टिकल को इम्पल्स फील होगी, इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, तो अगर कहीं पे dp लग रहा है तो उसकी वजह से एफ डी टी, दिस एफ डी टी इज कॉल्ड इम्पल्स, इसे हम बोलते हैं आवेग, राइट। तो अगर चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है, डेफिनेटली बात है हमारे पास डीपी है, डेल्टा पी है ना, तो वो डीपी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा एफ डी टी मिलेगा यहाँ पे। सो अगर दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करते हैं डीपी की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू मतलब चेंज कितना हुआ है, चेंज हमारा 0 से लेके मान लीजिए डेल्टा पी तक चेंज हुआ है और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन एफ डी टी हो जाएगा। सो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या हो जाएगा, डीपी का इंटीग्रेशन सिर्फ पी हो जाएगा और फिर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कितनी हो जाएगी डेल्टा पी माइनस 0, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से आपको मिल जाएगा डेल्टा पी और राइट हैंड साइड से आपको मिल जाएगा एफ डी टी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकी जो हमारे पास टाइम जो है वो टाइम जो है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर है। इसका मतलब डीपी का वही कंपोनेंट आपको लेना है जो एफ की डायरेक्शन में हो, या एफ का वही कंपोनेंट लेना है जो डीपी की डायरेक्शन में हो, दोनों साइड में क्या लेना है आपको, सेम कंपोनेंट लेना है। सो ऐसी सिचुएशन में जल्दी से हमें देखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपका जो एफ है उसका वो कंपोनेंट लेना आपको जो डेल्टा पी की डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए एक डायग्राम फिर से देखिए, ये डायग्राम देखिए आप, यहां पर डेल्टा पी हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये डेल्टा पी, और आ भी रहा था, क्यों, क्योंकि देखो याद हो तो आपको P1 हमारा इस तरह से जा रहा था और P2 हमारा इस तरह से जा रहा था, तो डेल्टा पी हमारा यहां से यहां जा रहा था, तो इसी के पैरेलल ये वेक्टर बनाया हुआ है, ये वेक्टर आपको दिख रहा है, ये इसी डेल्टा पी के पैरेलल बनाया हुआ है, तो डेल्टा पी की डायरेक्शन तो हमेशा यही रहेगी क्योंकि वो सिर्फ सबसे इनिशियल पाथ और सबसे फाइनल, इसलिए डेल्टा पी आपका चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना डेल्टा पी जो है ये डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगी, चाहे अल्फा पार्टिकल शुरू से लेके अंत तक अलग अलग पॉइंट पे होगा, तो डेल्टा पी सब जगह सेम रहेगा। डेल्टा पी सब जगह क्यों सेम रहेगा, क्योंकि डेल्टा पी हमने लिया है अल्फा पार्टिकल की सबसे पुरानी पोजीशन जो कि यहाँ थी और सबसे लास्ट पोजीशन जो कि यहाँ थी, इसके बीच में उसकी कितनी भी चेंज हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा पी सिर्फ सबसे इनिशियल मोमेंटम और सबसे फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, और ये दो डायरेक्शन हमने फिक्स कर दी। लेकिन जो एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर आपका चेंज होता रहेगा, क्योंकि कूलम ने कहा था कि अगर कोई दो चार्ज है Q1 Q2 तो उनको दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी, फोर्स हमेशा उस लाइन की दिशा में लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियस तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, बार बार चेंज हो रहा है। तो जिस टाइम अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है तब एफ की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको आप मिला दीजिए, ये रहा न्यूक्लियस से, या मैं यहाँ पर डायग्राम खराब नहीं करती हूँ, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि सपोज न्यूक्लियस आपका यहाँ है, जब आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ है तो ये देखिए अल्फा फोर्स किधर लगेगा, इस न्यूक्लियस की वजह से इधर लगेगा फोर्स। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो आपका किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ होगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा। जब अल्फा पार्टिकल लास्ट में चला जाएगा तो फोर्स, लेकिन इस पूरे पाथ में डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी और वो इस डायरेक्शन में रहेगी। सो डेल्टा पी इज फिक्स्ड, लेकिन क्योंकि एफ की जो वैल्यू है, एफ की जो डायरेक्शन है, एफ की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो हमें सबसे पहले कोई भी एक रैंडम लोकेशन फिक्स करनी पड़ेगी अल्फा पार्टिकल की, और वो रैंडम लोकेशन देखिए कहां पर फिक्स हो चुकी है।
तो ये देखिए, ये किसी टाइम पे ये एरो दिख रहा है आपको, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि इंस्टेंटेनियस मतलब किसी टाइम पे जब हमने देखा तो ये रहा अल्फा पार्टिकल, रेड कलर का डॉट यहाँ पे। सो अगर अल्फा पार्टिकल उस वक्त यहाँ पे है और न्यूक्लियस आपका यहाँ पे है, तो एज यू कैन सी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ये रही फोर्स की डायरेक्शन। तो इस वक्त फोर्स आपका इधर जा रहा है, जबकि डेल्टा पी आपका इधर जा रहा है, लेकिन इम्पल्स का फॉर्मूला था कि डेल्टा पी वॉज इक्वल टू एफ डी टी। तो इसका मतलब अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो फोर्स का हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जो एफ की डायरेक्शन में हो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि जो इम्पल्स आता है वो आपका, आपके पास जो फोर्स आता है, मान लीजिए जब कोलिजन भी हो रही होती है, तो अगर आपने टक्कर के बारे में थोड़ा कभी पढ़ा हो, पर आपने कब पढ़ा होगा इतना तो डिटेल से, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इम्पल्स के बारे में क्वेश्चंस, तब आपने किया होगा। एनीवेज अभी तक आप इतना ही समझ लीजिए कि हमें एक्चुअल में ये फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डेल्टा पी की डायरेक्शन में हो। तो फोर्स, बिकॉज फोर्स का वेक्टर और डेल्टा पी का वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो एफ का कंपोनेंट ले लो, और कौन सा कंपोनेंट ले लो, जो डेल्टा पी की डायरेक्शन में। सो देखिए, अगर ये एफ है और अगर डेल्टा पी के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, फाई बन रहा है, तो एफ का एक कंपोनेंट जो कि डेल्टा पी की डायरेक्शन में आएगा वो कौन सा होगा, एफ कॉस फाई। आई होप आपको समझ में आ गया। और एक डेल्टा पी के परपेंडिकुलर चला जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, एफ साइन फाई। डेल्टा पी की डायरेक्शन में आ जाएगा एफ कोस फाई, और डेल्टा पी के परपेंडिकुलर आ जाएगा एफ साइन फाई। तो एफ साइन फाई से हमें कुछ नहीं करना है, एफ कोस फाई लेके चल लेते हैं, ठीक है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका मतलब इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ कॉस फाई डी थी। लिमिट अभी टाइम पे लग रखी है, मुझे लिमिट को फाई में कन्वर्ट करना है, तो फाई में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, हाँ, डी फाई से नीचे डिवाइड कर देते हैं और डी फाई से ऊपर, तो उससे होगा क्या, एफ कॉस फाई डी टी अपॉन डी फाई, और साथ में आ जाएगा डी फाई। तो हमें लिमिट जो है वो फाई की अप्लाई करनी है। अब जो फाई की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये हमें थोड़ा सा देखना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो हमें फाई की एक्सट्रीम लिमिट देखनी है, और हमें पता है कि फाई किस किस के बीच में एंगल है, फाई जो एंगल है वो एफ के बीच में और डेल्टा पी है, एंड एज आई टोल्ड यू कि डेल्टा पी तो अपनी जगह नहीं चेंज करेगा। सो ये वेक्टर तो फिक्स होगा, इसका मतलब फोर्स की जो वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो आपको फोर्स की एक्सट्रीम वैल्यूज देखनी है। एक्सट्रीम का मतलब जब अल्फा पार्टिकल सबसे पहले कहां पर था, उस वक्त फोर्स की डायरेक्शन, और जब अल्फा पार्टिकल लास्ट में जहां था उस वक्त। तो जब आपके पास इनिशियली अल्फा पार्टिकल है वो हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, ठीक है, इनिशियली हम अल्फा पार्टिकल को कहां से भेजते हैं, इन्फिनिटी से। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा पार्टिकल आपका यहां से आया और न्यूक्लियस आपने एक्चुअल में यहां रखा हुआ है, ऑल्दो दोनों एक सीध में नहीं है, दोनों एक लाइन पे नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी पे है, सो अगर ये इन्फिनिटी पे है तो ये जो लाइन आपको यहाँ पर टेढ़ी दिख रही है, राइट, और ये स्ट्रेट लाइन के साथ सपोज यहाँ पर कोई एंगल है, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आपका दूर जाता जाएगा, इन्फिनिटी पे जाता जाएगा, ये एंगल और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। सो जब अल्फा पार्टिकल को आप बिल्कुल इन्फिनिटी पे मान लेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो लाइन है उसे आप सीधी लाइन मान सकते हैं, उसे आप सीधी लाइन मान सकते हैं, कब, अगर अल्फा पार्टिकल आपका इन्फिनिटी पे है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना न्यूक्लियस आपका यहाँ है और अल्फा पार्टिकल पहले इधर से आया, अल्फा पार्टिकल सबसे पहले इधर से आया, तो आपको क्या लेना है, आपको अल्फा पार्टिकल को और न्यूक्लियस को ऑलमोस्ट एक लाइन में लेना है, एक लाइन में लेके चलना है। तो फोर्स की लाइन भी कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी, फोर्स इधर किधर लगेगा, फोर्स आपका इधर लगेगा, ये आपका F1 होगा। और जब लास्ट में अल्फा पार्टिकल इधर चला जाएगा, जब लास्ट में अल्फा पार्टिकल इधर चला जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन है वो आपके पास कौन सी डायरेक्शन थी, आपके पास F2 इधर हो जाएगा, और इस वक्त आपके पास, इसका मतलब F1 आपके पास इधर आ रहा है और F2 आपके पास इधर आ रहा है, राइट। और डेल्टा पी आपका यहाँ पर बन रहा है, डेल्टा पी आपका यहाँ पर बन रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फाई की लिमिट लेनी थी, और फाई की लिमिट क्या थी, एफ और डेल्टा पी के बीच में बनने वाला एंगल। तो डेल्टा पी तो शुरू में कॉमन था, कांस्टेंट है, और F1 के साथ इसका एंगल कौन सा बन रहा है, यानी दिस विल बी फर्स्ट लिमिट, ये फाई की पहली लिमिट होगी और ये होगा फाई 1, और ये आपके पास फाई की लास्ट लिमिट होगी और ये कौन सा होगा, फाई 2। अब हमें फाई 1 फाई 2 की वैल्यू निकालनी है। सो एज यू कैन सी दिस फाई 1 जो कि किस किस के बीच में एंगल है, डेल्टा पी और F1,
डेल्टा पी और F1 के बीच का एंगल है। और आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो F1 उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में P1 था। F1 फिलहाल उसी डायरेक्शन में है, मतलब लाइन को बोल रही हूँ, इधर उधर वेक्टर मत देखिए क्योंकि वेक्टर तो इसका इधर जा रहा है और P1 का राइट हैंड साइड में था, लेकिन लाइन तो सेम है। P1 भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था और F1 भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब जो एंगल डेल्टा पी और F1 के बीच में बन रहा है वही डेल्टा पी और P1 के बीच में था, और डेल्टा पी और P1 के बीच का एंगल हम डायग्राम से निकाल चुके हैं। ये देखिए, ये डेल्टा पी है और ये P1 है, तो P1 इधर है और डेल्टा पी इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमारा φ1 होगा, और वो एंगल हमने यहाँ पर निकाल रखा है, वो कितना है 1/2 पाई माइनस थीटा। वो कितना है 1/2 पाई माइनस थीटा। तो φ1 हमारा हो जाएगा 1/2 पाई माइनस थीटा। इसी तरह से जो φ2 है वो किस किस के बीच का एंगल है, डेल्टा पी और F2, और F2 किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम है, डेल्टा पी और P2। तो डेल्टा पी और P2 के बीच का एंगल देख लीजिए, ये डेल्टा पी इस डायरेक्शन में है और P2 आपका इस डायरेक्शन में है, यानी ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि 1/2 पाई माइनस थीटा ही हो जाएगा ये भी। सो ये भी हो जाएगा 1/2 पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या लिमिट सेम हो गई, नहीं, लिमिट सेम नहीं हुई। एक्चुअल में हमें पता है कि हमारा ये पाथ इस तरह से आके इस तरह से जा रहा था और हमें डेल्टा पी इस तरह से मिल रहा था, और किसी टाइम पे हमारा जो एफ था वो इस डायरेक्शन में था और ये हमारा फाई था। फाई की लोअर लिमिट के लिए हमें इधर आना पड़ रहा था और फाई की अपर लिमिट के लिए हमें इधर जाना पड़ रहा था। ये हमारा φ2 है, ये हमारा φ1 है। तो बिकॉज φ2 ट्रेस करने के लिए हमें घड़ी की दिशा में चलना पड़ रहा है, जबकि φ1 को ट्रेस करने के लिए हमें घड़ी की विपरीत दिशा में ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इस लिमिट के आगे हम माइनस साइन लगाएंगे और इस लिमिट के आगे हम प्लस साइन लगाएंगे। तो अब हमारी लिमिट देखो क्या हो जाएगी। सो हमारा जो डेल्टा पी है, जो कि इंटीग्रेशन एफ कॉस फाई dt अपॉन डी फाई इंटू डी फाई था, उसकी लिमिट हमारी जाएगी माइनस का φ1 विच इज पाई माइनस थीटा बाय 2 से लेके प्लस का पाई माइनस थीटा बाय 2 तक। आई होप ये समझ में आ चुका है अपन को। और डेल्टा पी की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में निकाल चुके हैं, आप पीछे करके देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 में हमें डेल्टा पी मिला था 2mv साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है हमारे पास, माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2 एफ कॉस फाई डी टी अपॉन डी फाई एंड डी फाई। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें इस डी टी बाई डी फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो समझना, न्यूक्लियस यहाँ रखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल यहाँ है, अल्फा पार्टिकल जब आ रहा था तो सीधी लाइन में आ रहा था, लेकिन जब वो इस न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो उसका जो शेप है, पाथ का जो शेप है वो कैसा हो रहा है, सर्कुलर शेप का हो रहा है थोड़ा सा। ये देखो अगर इसको आगे कंप्लीट करोगे तो क्या बनेगा, ये सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये मुड़ा, अगर ये मुड़ा तो इसने एंगल बदला अपना, और जब भी एंगल चेंज होता है तो हमें पता है ओमेगा कितना होता है डी थीटा बाई डी टी। लेकिन अगर ये एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल फाई है, तो ओमेगा आपका कितना हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। टाइम के साथ कौन सा एंगल आपका चेंज हो रहा है, क्या थीटा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कभी नहीं होगा, क्योंकि थीटा कौन सा एंगल था, थीटा आपका था P1 और P2 के बीच का एंगल। P1 आपका सबसे इनिशियल मोमेंटम था और P2 आपका सबसे फाइनल था। तो सबसे इनिशियल और सबसे फाइनल ये दो वेक्टर कभी चेंज नहीं हो रहे हैं, इसके बीच का पूरा पॉइंट जो है वो जरूर चेंज हो रहा है। तो थीटा आपका तो फिक्स है, तो इसका मतलब ओमेगा जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, तो थीटा तो चेंज हो नहीं रहा। क्या फाई चेंज हो रहा है, देख लेते हैं। हमें पता है कि डेल्टा पी इधर था और फाई कौन सा था, फाई फोर्स के बीच का एंगल था। तो हमने देखा किसी टाइम पे जब एफ यहाँ लग रहा था तो ये फाई था, और मैंने कहा था कि जब पार्टिकल यहाँ होगा तो एफ इधर चला जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ है तो एफ इधर चला जाएगा, यानी ये फाई आपके पास चेंज हो रहा है। अगर ये फाई आपके पास टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, डी फाई बाई डी टी हो जाएगी। एक तो ये चीज ध्यान रखना।
ऑल्सो जिस टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे होगा, इस मतलब यहाँ से जाके और यहाँ पे है और न्यूक्लियस आपका यहाँ रखा हुआ है, तो किसी टाइम पे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल यहाँ पे था, उस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। और न्यूक्लियस से मान लीजिए इसकी जो दूरी है, न्यूक्लियस से इसकी दूरी कितनी है, आर है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, आर क्रॉस पी या फिर आर क्रॉस एम वी। मान लीजिए एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो आपके पास क्या होगा इस टाइम पे, एग्जैक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, सर्कुलर शेप में है, बिल्कुल 90 पे है, एग्जैक्ट 90 पे है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, एम वी आर। पढ़ा भी है आप लोगों ने एम वी आर, और हम जानते हैं v इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा आर। v इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है, ओमेगा आर होता है। तो हमारे पास ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपके पास कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो ओमेगा को सो एंगुलर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और अब आप ध्यान रखिएगा कि जो ये स्कैटरिंग हो रही है, इस स्कैटरिंग में आपका लीनियर मोमेंटम जिस तरह से आपने कंजर्व करवाया, आपने कहा था ना कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर है लीनियर मोमेंटम, उसी तरह से इसके स्कैटरिंग में एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो आपने किसी टाइम पे देखा जब एंगुलर मोमेंटम ये आ रहा था, तो कभी भी अल्फा पार्टिकल कहीं पर भी हो उसका एंगुलर मोमेंटम यही रहना चाहिए। तो मैं सबसे शुरुआत में अगर देखूं तो सबसे शुरुआत में अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, फिर ऐसा चला गया, न्यूक्लियस मेरा यहाँ पर है, तो जब अल्फा पार्टिकल मेरा यहाँ पे था उस वक्त अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होना चाहिए एम वी आर। सपोज यहाँ से हमने उसको v वेलोसिटी देके भेजा था, तो m तो एज इट इज रहेगा, v भी एज इट इज रहेगा। नाउ दिस r is nothing but the perpendicular distance between alpha particle and nucleus, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आता है m r क्रॉस v। क्या कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है हमें, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो। और हम कौन से पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस को ओरिजिन मान के चल रहे हैं, न्यूक्लियस के अबाउट निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस के अबाउट। तो जब आपका पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो ये जो आर है ये कौन सी डिस्टेंस होगी, ये आर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अल्फा वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाओ और आपके न्यूक्लियस की लाइन को आगे पीछे बढ़ाओ और इन दोनों लाइनों के बीच की लंबवत दूरी देख लो, और वो हमारे पास शुरुआत से हम कितनी लेके चल रहे हैं, b से। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mvb। अब क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से वी कैन राइट mvb इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वी बी अपॉन आर स्क्वायर। और हमें अभी अभी देखा कि ओमेगा कितना था हमारा, डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा वी बी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसका उल्टा चाहिए डी टी अपॉन डी फाई, तो ये हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर अपॉन वी बी। सो हमारा जो डेल्टा पी है, नाउ विच इज द इक्वेशन, हमारी इक्वेशन कहाँ चली गई यार, लास्ट कौन सी हमें इक्वेशन दी थी, बाप रे लास्ट इक्वेशन कहाँ है, हमारे पास इक्वेशन नंबर, हाँ ये इक्वेशन नंबर ध्यान रखना, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6 के बाद हमारा आ जाएगा 7 और हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 8 और हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 9। सो हम वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू हमारा कितना था, 2mv साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू लिमिट माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एफ कॉस फाई, राइट, क्या था हमारे पास, एफ कॉस फाई डी टी अपॉन डी फाई और डी फाई, ये था इंटीग्रेशन में। एफ की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में मिली हुई है, इक्वेशन 1 से के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से एफ की वैल्यू देखना, वो हमें मिली है 2
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है एफ, ये है कॉस फाई। डी टी अपॉन डी फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से मिल जाएगी, कितनी है, आर स्क्वायर अपॉन वी बी, और यहां से हमें मिलेगा डी फाई। ये देखिए, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब जो टर्म्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा बाई 2, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, 2 k z e² अपॉन वी बी, ये सब कांस्टेंट है। लिमिट वो की वही है, अंदर बचेगा सिर्फ कॉस फाई डी फाई। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 k z e² अपॉन वी बी आ जाएगा, एंड कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होती है, इंटीग्रेशन कॉस फाई का कितना होता है, साइन फाई। लिमिट हमारे पास लगेगी -π/2 माइनस थीटा बाई 2 से π/2 माइनस थीटा बाई 2। तो लिमिट पुट करते हैं, 2 k z e² अपॉन वी बी, अपर लिमिट साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2। देखो ये, तो 2 k z e² अपॉन वी बी हमें मिल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 कितना होता है, कॉस थीटा बाई 2, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, ध्यान रखना साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस का साइन थीटा। तो पहले तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हमारे पास बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, फिर साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। सो कितना आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2। सो हमारे पास 2 से 2 हो जाएगा 4 k z e² अपॉन वी बी कॉस थीटा बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ यहाँ और लेफ्ट हैंड साइड में है 2mv साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो साइन को इधर लेके जाएंगे तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। और बाकी सबको आप राइट हैंड साइड में लिख लीजिए, mv² अपॉन 2 k z e² b, क्योंकि इधर 2 है इधर 4 है तो 2 आ जाएगा। ये आप सॉल्व करके देख लेना। ओके, ये हमें कॉट थीटा बाई 2 मिल चुका है। इक्वेशन थोड़ा सा मुझे देखना है, लास्ट इक्वेशन नंबर 9 मिली थी हमें, 9 मिली थी। दिस इज इक्वेशन नंबर 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 11, दिस इज कॉट थीटा बाई 2 वाली हमारे पास है इक्वेशन नंबर 12। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है शुरुआत से कहां से भेजे गए थे, इन्फिनिटी से। अब ध्यान रखना, शुरुआत में जब अल्फा पार्टिकल आपका इन्फिनिटी पे है और न्यूक्लियस आपका यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इनफाइनाइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि क्या होती है, k q1 q2 अपॉन r, बिकॉज r इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। अगर शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², क्योंकि उसका मास m माना था और उसकी वेलोसिटी हमने v मानी थी। तो हाँ, काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1/2 mv² हो जाएगी। सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 12 को देखो, कॉट थीटा बाई 2, ये रहा 1/2 mv², ये हाफ mv², इसको आप क्या लिख सकते हो, e लिख सकते हैं इसको हम, राइट, इसको हम e लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e अपॉन kze² टाइम्स b। यहां से हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू हमें मिलेगी kze² अपॉन e टाइम्स कॉट थीटा बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये आपका पास हो जाएगा 12, शायद इक्वेशन नंबर 12 हो, नहीं 12 हम देख चुके हैं, राइट, 12 हम देख चुके हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 13, ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल। तो हमारे पास इसकी जो हेडिंग थी, इसकी हेडिंग में भूल गई आपको कहाँ पे बताना, उस डायग्राम में आप देख लेना, इसकी हेडिंग जो है बुक में। ये जो फॉर्मूला है ये किस नाम से है, दिस इज रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर बी एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा। प्रकीर्णन कोण थीटा और संघट प्राचल या टक्कर प्राचल बी के बीच में रिलेशन, एग्जाम में आएगा कि बी और थीटा के बीच में रिलेशन डिराइव कीजिए, या फिर इक्वेशन 13 का फॉर्मूला देके पूछा जाएगा कि इसको प्रूव कीजिए। अब इससे आपको एक चीज पता चलती है, ध्यान रखना, एक्चुअल में
जो टेन थीटा वाला ग्राफ होता है और जो कॉट थीटा वाला ग्राफ होता है, तो थीटा की वैल्यूज ध्यान रखना, जब थीटा आपके पास इंक्रीज होता है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, बी जो आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कॉट थीटा के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आपके पास ध्यान रखना कि अगर बी इंक्रीज होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और अगर बी आपके पास डिक्रीज है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। कॉट का रिलेशन ऐसा ही होता है, ये थीटा आप रख रख के देख सकते हैं, थीटा की अलग अलग वैल्यूज रखिए और बी कैलकुलेट कीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से। इस पूरे कांस्टेंट को कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए, सपोज 2 करके देख लो। अब सीधा सीधा थीटा की वैल्यू रखते जाओ और बी की वैल्यू निकालते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप थीटा घटा रहे हो बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं बी की वैल्यू घटती जा रही है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास, क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज होते होते, अगर मैं बी की वैल्यू मिनिमम कर दूं, बी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि ये डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में, जो कि आपके पास जीरो हो सकती है, सबसे कम जीरो ही हो सकती है। तो अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाए तो थीटा की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आ जानी चाहिए, और वो आपके पास आता है 180 डिग्री। आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि अगर बी की वैल्यू जीरो रख दो तो कॉट थीटा बाई 2 क्या आता है आपके पास, जीरो आ रहा है, और थीटा बाई 2 आपके पास यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे 180 आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास, क्योंकि कॉट थीटा बाई 2 आपके पास जीरो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो थीटा बाई 2 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2 आएगी। कॉट थीटा बाई 2 यानी एक्चुअल में कॉट, सपोज करो कॉट कॉट एक्स की वैल्यू जब जीरो होती है तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 होता है जीरो, अपॉन साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो वो कितना आ जाता है, जीरो। तो ये भी जीरो, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होनी चाहिए, और एक्स हमारा क्या है, थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाई 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई आ रही है, तो थीटा की वैल्यू 180 आती है जब आपके पास बी जीरो होता है। अब हम ये रिलेशन वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई में बी घटने से थीटा बढ़ रहा है या बी बढ़ने से थीटा घट रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, तो डायग्राम देखिए, ये पिक्चर आपको शो कर रहा है, हाँ ये पिक्चर आपके पास बी की अलग अलग वैल्यूज के लिए थीटा की अलग अलग वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले इस वाले पाथ के लिए देखिए, ये वाले पाथ के लिए, इसके लिए बी का है न्यूक्लियस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो बी सबसे ज्यादा है, बी सबसे ज्यादा है इस केस में, बी जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। तो आप देखिए थीटा क्या होता है, इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच में, तो आपकी इनिशियल वैल्यू जो है ये P1 हो जाएगा, और ये आपके पास P2 है, ये आपके पास P2 है। तो आप देखिए थीटा ऑलमोस्ट जीरो है, बहुत ही कम है, तो B इतना बढ़ा दिया कि थीटा जो है ऑलमोस्ट जीरो हो गया। और अब यहाँ पर देखिए, सपोज इस पाथ के लिए देखना, इसके लिए हमने B को थोड़ा सा घटाया है, B को जैसे ही घटाया तो इसके लिए सीधी टेंजेंट खींचो आप, तो टेंजेंट सीधी जा रही है, और ये लास्ट टेंजेंट आपके पास इधर जा रही है, ये लो, ये आपके पास थीटा हो गया। तो थीटा मान लीजिए 30 डिग्री आ रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री आ रहा है, तो जैसे ही बी घटाया थीटा बढ़ा। अब और कम करो, तो अंदर वाले के लिए ले लो, किसी भी अंदर वाले के लिए देखो, इसके लिए ये बी आपने और कम कर दिया, अगर बी आपने और कम कर दिया तो इस कंडीशन में देखो P1 आपके पास ये है, P1 आपके पास ये इनिशियल लाइन हो जाएगी, और लास्ट कहाँ तक जा रहा है आपके पास, ये P1 वाली लाइन को मैं आगे बढ़ा देती हूँ, और इसी पाथ पे आपका P1 ये P2 है, देखो ये P2 है, देखो आपके पास कितना ज्यादा हो गया, 30 से तो ज्यादा हो गया ना, ऑलमोस्ट 89 या 80 आ रहा है, तो अच्छा खासा है। और एक सिचुएशन आपके पास ऐसी आएगी, देखो ये बी को जीरो ही कर दिया, ये रहा बी जीरो, ये रहा बी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने से ले गए, तो जब आपका बी जीरो है तो ये वापस लौट के इधर आ गया, वापस लौट के इधर आने का मतलब P1 तो आपका है सीधी लाइन और P2 आपका है पीछे, तो कोई लाइन ऐसे है P1 और P2 आपके पास ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री, और ये किसके लिए मिला आपको, B इक्वल टू जीरो के लिए। तो जैसे जैसे B की वैल्यू B की वैल्यू आप घटाते जा रहे हो, उसका एंगल जो है बढ़ता जा रहा है, स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है, स्कैटरिंग बहुत शार्प होती जा रही है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो ये हमारे पास था ने इसी टॉपिक में अगला फॉर्मूला हमारे पास मेन फॉर्मूला, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। ये तो हमारे पास था, क्या था, रिलेशन बिटवीन बी एंड थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। एक्चुअली ये आधे घंटे जाते ही ना ये ओबीएस और ये वन नोट हैंग होने लग जाते हैं।
रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली आपकी जो बुक्स है इनके न्यू एडिशंस है उनमें अलग डेरिवेशन दे रखा है और मैं डिफिकल्ट वाला नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं एक इजी वाला करवाना चाहती हूँ। यस, सो इजी से समझाते हैं आपको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला में अब समझते जाइएगा, इसी में ही है सबसे मुश्किल जो चीज आएगी आपको इसी में आ सकती है समझने में। हम ये मान के चलेंगे कि जो न्यूक्लियस है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, राइट? तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है? बी है। हमें पता है कि जो बी ये यहाँ पे बी इक्वल टू 0 है, ये वाली लाइन, और ये बी इक्वल टू बी वाली लाइन है। तो 0 से बी तक में जो भी अल्फा पार्टिकल गिरेंगे उन सब का एंगल जो है स्कैटरिंग वाला वो थीटा या फिर इस थीटा से ज्यादा होगा। यस और नो? क्योंकि हमने कहा था देखो कि बी डिक्रीज होता है तो थीटा इंक्रीज होता है। तो अगर ये रेंज आपने 0 से बी तक रख रखी है तो ये जो रेंज है वो थीटा से तो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले बता दिया कि बी इक्वल टू 0 वाला तो बिल्कुल ही लौट के आ जाएगा। थीटा 180 है, 180 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, है ना? और जैसे जैसे आप बी को बढ़ा रहे हो थीटा घटता जाएगा घटता जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है कि जो बी इक्वल टू 0 वाला है वो तो, क्योंकि ये पिक्चर फिर से देख लीजिए, ये पिक्चर देख लीजिए, 0 से बी वाली ये रेंज है। 0 से बी वाली रेंज को सपोज हम दूसरा कलर लेते हैं यार, कोई ग्रीन कलर लेते हैं। तो 0 से बी मतलब जो ये वाला पाथ है, तो ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, ये किधर गया आपका? ये देखिए अंदर वाला, ये देखो थीटा से ज्यादा हो गया, थीटा से ज्यादा हो गया ना, क्योंकि थीटा तो यहीं पे रह गया, तो ये थीटा से ज्यादा है। और ये वाला भी, ये दूसरा ग्रीन कलर का पाथ है, ये इधर जा रहा है, ये भी देखो थीटा से ज्यादा है। और ये तो b इक्वल टू 0 वाला है, ये तो लौट के ही आ गया 180 है। तो जो मैंने 3 कर्व बनाए हैं उन तीनों कर्व के अंदर एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा से ज्यादा है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट पैरामीटर b से कम है, क्योंकि b और थीटा एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कॉट के हिसाब से। सो अगर हम b कम किया तो थीटा बढ़ेगा। तो क्या हम ये लाइन बोल सकते हैं कि जो भी हमारे अल्फा पार्टिकल 0 से लेके बी की रेंज में गिरेंगे उनके लिए स्कैटरिंग एंगल जो होगा वो थीटा से ज्यादा होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। और जो एग्जैक्टली बी पर गिर रहे हैं उनके लिए स्कैटरिंग एंगल एग्जैक्टली क्या मानेंगे? थीटा से गिरेंगे। तो क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी अल्फा पार्टिकल अगर पाई बी स्क्वायर एरिया में गिरते हैं, पाई बी स्क्वायर एरिया में गिरते हैं, उन सब की स्कैटरिंग एंगल जो होगी, उन सब का जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो थीटा से ज्यादा होगा। इस लाइन का क्या मतलब है? क्योंकि एक्चुअली न्यूक्लियस यहाँ था और हमारे पास अल्फा पार्टिकल यहाँ से आए थे, और ये हम कह रहे हैं कि बी है और ये यहाँ पे बी इक्वल टू 0 है, और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी अल्फा पार्टिकल गिरेंगे, राइट, वो सब के सब क्या होंगे? थीटा से ज्यादा पे जाएंगे। तो इसका मतलब चाहे ऊपर से गिरो चाहे न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का जो रिपल्शन होगा वो तो जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, क्योंकि रिपल्शन तो चारों तरफ लगता है। तो जितनी रेंज आपने ऊपर मानी है उतनी ही एक रेंज नीचे भी ले लो, नीचे से भी गिरा दो। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर इस पूरे रीजन में जितने भी अल्फा पार्टिकल गिरेंगे सबकी स्कैटरिंग क्या होगी? थीटा से ज्यादा पे होगी। और ये क्या गिरेंगे? 3 डायमेंशन से गिरेंगे। तो आपने तो प्लेन में बनाया है, आपने तो प्लेन में बनाया है, लेकिन अगर मैं इसके क्या करूं, चारों तरफ देख लो इस न्यूक्लियस के, इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन एक सर्कुलर एरिया ले लें साइड से, मतलब इस तरह से है, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, सेंटर में रहेगा और इसकी रेडियस मान लो बी है। अब जितने भी अल्फा पार्टिकल इस सर्कल पे गिरेंगे, जितने भी अल्फा पार्टिकल इस सर्कल पे गिरेंगे, सबकी स्कैटरिंग क्या होगी? थीटा से ज्यादा पे होगी। सबकी स्कैटरिंग क्या होगी? थीटा से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या कर रहे हैं? 0 से बी रेंज में आ गए, सबके सब बी। तो दिस इज कॉल्ड पाई बी स्क्वायर। तो यह लाइन आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि पाई बी स्क्वायर एरिया में अगर अल्फा पार्टिकल गिरते हैं तो उनका जो स्कैटरिंग होगा वो थीटा या थीटा से ज्यादा होगा। इसलिए इस पाई बी स्क्वायर को ध्यान रखना, हम बोलते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकीर्णन परिक्षेत्र, और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मान लीजिए एक्सपेरिमेंट क्या है, अल्फा स्कैटरिंग जो है टी मोटाई की फॉइल से हो रहे हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल इधर से आए, है ना, और इधर हमने गोल्ड की फॉइल लेके रख ली।
ये गोल्ड की फॉइल, और मान लीजिए इस गोल्ड की फॉइल की जो मोटाई है वो टी है, तो ये आपके पास इसकी कोई मोटाई बना ली। मेरा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आप समझ जाइएगा कि मैं मतलब क्या कहना चाह रही हूँ। मैं इसकी कुछ मोटाई बनाना चाह रही हूँ। ये हमारे पास गोल्ड की फॉइल है जिसपे अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस करके या जैसे भी उसे टकराएंगे। जस्ट अ मिनट यार। ठीक है, ये जो थिकनेस है आपके पास, ये मान लीजिए कितनी है, टी इसकी मोटाई है। और इस फॉइल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकांक आयतन में सोने के, गोल्ड के परमाणुओं की संख्या है n, एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या है n, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम n है आपके पास। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि एकांक क्षेत्रफल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। यूनिट एरिया में आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे पास कितने होंगे। मैं यहाँ पर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इसका ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पूरी फॉइल का इतना वॉल्यूम लो जिसका साइड का एरिया यूनिट होना चाहिए, मतलब ये है कि इसको सामने से देखना, आप इसमें से इतना सा हिस्सा काट लो यहाँ पे, ये इतना सा हिस्सा कि साइड से मतलब अब मैं इसको मतलब मैंने इसका परपेंडिकुलर इतना हिस्सा काटा है कि हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है इसकी। ये साइड वाला एरिया जो है, इधर से अल्फा पार्टिकल आएगा, इधर से अल्फा पार्टिकल आएगा। पूरी फॉइल तो बहुत बड़ी है, पूरी फॉइल के अंदर हमने क्या लिया है, इतना हिस्सा लिया है कि जो साइड वाला एरिया है, साइड वाला सिलेंडर, सिलेंडर ही काट लो यार, ऐसे काट लो, सिलेंडर काट लो इसके अंदर से एक छोटा सा, जिसका साइड वाला एरिया ए है, ये भी एरिया ए हो जाएगा। और ये मोटाई अभी भी कितनी है, टी है, यानी जो सिलेंडर हमने यहाँ से काटा है उस सिलेंडर की जो ये लंबाई है, ये तो इसकी मोटाई जितनी है टी, लेकिन जो साइड का एरिया है, पहले पूरी फॉइल का एरिया तो बहुत सारा हो रहा था, पूरी फॉइल का एरिया तो बहुत लार्ज था, हमने केवल उसमें उसे उतना सा पोर्शन काटा है जिसकी मोटाई तो टी ही रहे, तो फॉइल की मोटाई हमने चेंज नहीं करी है, लेकिन साइड वाला एरिया जो है वो हमें क्या करना है, यूनिट एरिया लेना है। तो इस ए को क्या मान लीजिए 1, ये नंबर पूछना चाह रहे हैं हमारे पास यूनिट एरिया में, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया हमको निकालना है। तो ये एरिया कौन सा है वो समझ में आ गया, जो पूरी फॉइल का आपको परपेंडिकुलर एरिया दिख रहा है उसमें से आपने एक सिलेंड्रिकल बेलन वाला पोर्शन काट लिया, और उस बेलन की जो लंबाई है वो तो टी के बराबर है, जो कि आपकी एक्चुअल फॉइल की मोटाई थी, लेकिन जो साइड से देखोगे एरिया, वो एरिया आपको यूनिट एरिया लेना है, वो एरिया आपको क्या लेना है, यूनिट एरिया। तो अब मुझे बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, साइड वाला एरिया, और साइड वाला एरिया हमने कितना लिया है 1, और एच क्या होता है, इसकी लंबाई, वो हमने कितना लिया है टी, यानी ये जो बेलन हमने लिया है इसका वॉल्यूम कितना है, टी। अब अगर आपके पास यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम है n, तो आपके पास टी वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, n इंटू टी। आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ एटम्स होगा पर यूनिट एरिया हमें मिल चुका है, और वो कितना मिल चुका है, n इंटू टी। यानी कि इस फॉइल के, इसका ये मतलब है देखो कि ये अगर फॉइल आपके पास ऐसे रखी हुई थी, तो इसका इतना सा एरिया जो है वो हमने लिया है a इक्वल टू 1, यानी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे भी गिरेंगे, यहाँ पर भी गिरेंगे, यहाँ पर भी गिरेंगे, यहाँ पर भी गिरेंगे, यहाँ पर भी गिरेंगे, यहाँ, तो ये सारे अल्फा पार्टिकल तो फॉइल के पूरे एरिया पे गिर रहे हैं, हमें सिर्फ यूनिट एरिया पे गिरने वाले चाहिए, तो वो सिर्फ इस पोर्शन में आएंगे, और इस पोर्शन में जो गिरेंगे उनका नंबर हमने निकाल लिया, और वो नंबर कितना हो जाएगा, nt हो जाएगा, वो सारा कितना हो जाएगा, n इंटू टी हो जाएगा। ओके, आई होप अब समझ में आ चुका है अपन को। तो ये यूनिट एरिया पे इतने गिर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर यूनिट एरिया पे कितने अल्फा पार्टिकल गिरे, n इंटू टी गिरे, तो ए एरिया पे कितने गिरेंगे, ए एरिया पे गिरेंगे एन टी इंटू ए। सिंपल सी गणित है, ये तो बिल्कुल आसान हो गया कि इसी एरिया को आप ए इज इक्वल टू 1 ना मान के ए मान लेते, तो कितना गिरेगा, यूनिट एरिया पे कितने गिर रहे हैं, एन टी गिर रहे हैं, तो ए एरिया पे कितने गिरेंगे, एन टी इंटू ए गिरेंगे, तो इतने अल्फा पार्टिकल जो हैं वो आपके पास कैपिटल ए एरिया से क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। और अगर ये पार्टिकल यहाँ पे इतने एरिया पे गिर रहे हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना होगा, टोटल
स्कैटरिंग, क्रॉस सेक्शन, इन सब का कितना हो जाएगा, NTA को मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा से। सिग्मा से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है एक बार, क्योंकि देखो हमारे पास न्यूक्लियस यहाँ पे था, एक गोल्ड का न्यूक्लियस और एक अल्फा पार्टिकल, और हमने ये कहा था कि ये अल्फा पार्टिकल जो है अगर उसकी थीटा से ज्यादा एंगल पे स्कैटरिंग आपको करवानी है तो आपको ये किस एरिया में गिराना पड़ेगा, इस न्यूक्लियस को रेडियस मानते हुए, सॉरी सेंटर मानते हुए बी रेडियस का एक सर्कल खींचिए, और इसका एरिया कितना है, पाई बी स्क्वायर है। यानी एक न्यूक्लियस पे, सिर्फ एक न्यूक्लियस की बता रही हूं, एक न्यूक्लियस पे अगर कोई अल्फा पार्टिकल पाई बी स्क्वायर एरिया में गिरता है तो उसकी स्कैटरिंग थीटा से ज्यादा, यानी आफ्टर स्कैटरिंग वो थीटा से ज्यादा एंगल पे जाएगा अगर वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई बी स्क्वायर में गुजरेगा। अब हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले गोल्ड का देखा कि अरे यार गोल्ड के जो टोटल नंबर ऑफ एटम थे यूनिट वॉल्यूम में वो कितने आ रहे थे, n आ रहे थे। फिर हमने क्या किया, केवल ए एरिया में देखा, केवल ए एरिया में हमने देखा कि ए एरिया में कितने नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं, NTA आ रहे हैं। अब हमने देखा कि हर न्यूक्लियस अपने चारों तरफ पाई बी स्क्वायर एरिया से सिक्योर करके बैठा है, हर न्यूक्लियस अपने चारों तरफ पाई बी स्क्वायर एरिया सिक्योर करके बैठा है। हर न्यूक्लियस ये कहेगा कि मेरे चारों तरफ पाई बी स्क्वायर एरिया खाली छोड़ दो, इसमें अगर कोई अल्फा पार्टिकल आएगा तो मैं उसकी टक्कर के बाद थीटा से ज्यादा पे उसको भेज दूंगा। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ गोल्ड के एटम है वो हमने देखे कितने हैं, NTA है। अगर एक न्यूक्लियस ये बोलता है कि मेरा एरिया पाई बी स्क्वायर रहने दो मेरे पास, तो NTA एटम क्या बोलेंगे, NTA इंटू पाई बी स्क्वायर, यानी ये वो टोटल एरिया होगा जिसपे अगर कोई अल्फा पार्टिकल गिरा तो उसकी स्कैटरिंग थीटा से ज्यादा पे होगी, उसकी स्कैटरिंग थीटा से ज्यादा पे होगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो अब आपके पास एक टर्म है एफ, ये एफ क्या होता है कि वो नंबर ऑफ फ्रैक्शन, यानी टोटल अल्फा पार्टिकल जितने आप गिराओगे, सपोज 100 गिरा रहे हो और मान लीजिए उसमें से 20 अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जिनका एंगल थीटा से ज्यादा हो गया, तो ये जो 20% है ये इस एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस एफ का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये इस एफ का फॉर्मूला हम बोलेंगे इसका एफ का फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पर ये देखो एफ क्या बताता है, दिस इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा और ग्रेटर, यानी कि टोटल अल्फा पार्टिकल्स की संख्या जिनकी स्कैटरिंग थीटा एंगल पे या उससे ज्यादा पे हुई है, वो नंबर आपको ऊपर लिखना है, और नीचे आपको आएगा नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, टोटल आपने कितने गिराए हैं। तो मान लीजिए टोटल हमने 100 गिराए और उसमें से 20 अल्फा पार्टिकल इधर चले गए थीटा से ज्यादा पे, तो इस एफ की वैल्यू क्या होगी, 20/100, और 20/100 हम जानते हैं कितना होता है, 20%। तो ये परसेंटेज में बेसिकली, इसलिए इस एफ को फ्रैक्शन बोलते हैं, अंश बोलते हैं, फ्रैक्शन, राइट। तो इसको हमें डायरेक्टली नंबर के फॉर्म में तो नहीं पता, लेकिन यही फॉर्मूला हम एरिया वाइज भी लिख सकते हैं। एरिया वाइज कैसे लिखेंगे, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जिनकी स्कैटरिंग थीटा से ज्यादा पे होगी, जिनकी भी स्कैटरिंग थीटा से ज्यादा पे होगी, उनका गिरने का एरिया, उनका गिरने का एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया होगा, NTA इंटू पाई बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि पाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही हमने ये कंफर्मेशन दे दिया कि अब ये अल्फा पार्टिकल पक्का थीटा से ज्यादा में जाएगा, क्योंकि पाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब थीटा से ज्यादा में जाएगा। सो ऊपर NTA इंटू सिग्मा रखना है, क्योंकि ये वो एरिया बना रहा है। देखो दिस इज द एरिया जिसमें अगर कोई अल्फा पार्टिकल गिरा तो उसकी स्कैटरिंग थीटा से ज्यादा में होगी, NTA इंटू सिग्मा, इस एरिया में अगर कोई पार्टिकल गिरा तो उसकी स्कैटरिंग थीटा से ज्यादा में होगी, राइट। और नीचे आपको क्या लिखना था, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, यानी कि बिना पाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए आप तो सीधा देख लो कि अल्फा पार्टिकल टोटल कितने एरिया में गिर रहे हैं। तो हमने ये कह दिया था कि वहां पे हमारे पास टोटल एरिया कितना था, ए था, ए एरिया में गिर रहे थे, तो ए एरिया में गिरने की वजह से टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ए। तो आपको एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें और इसमें फर्क क्या है। एक्चुअल में जो नीचे आपने एरिया लिखा है ये वो एरिया है जिसपे अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं, तो ये टोटल एरिया हो गया कवर,
ऊपर आपने क्या किया है, ऊपर सिर्फ वो एरिया है जिसपे गिरने वाले अल्फा पार्टिकल थीटा से ज्यादा एंगल पे जाएंगे, जबकि नीचे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, नीचे टोटल एरिया है और ऊपर सिर्फ वो एरिया कवर होगा जिसपे अगर कोई पार्टिकल गिरेगा तो वो थीटा से ज्यादा में जाएगा। ठीक है, सो आपके पास यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाती है, एन टी सिग्मा या फिर एन टी पाई बी स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा क्या था हमारे पास, पाई बी स्क्वायर था। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ये आई होप आपको समझ में आना जरूरी है। बी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 से जो हमने ऊपर निकाली है, सो बी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 13 दिखा देती हूँ आपको। ये इक्वेशन 13, यहाँ से जो b की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, साथ साथ में ये जो k है इस k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे और वैल्यू रख लेंगे, तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये थोड़ा सा आप देख लेना, एन टी पाई, और बी स्क्वायर की जगह रखना पड़ेगा हमें, हमने बी की वैल्यू निकाली है क्या, जस्ट अ मिनट, मैं बी की वैल्यू एक बार देख लेती हूँ, मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा, मेरा लैपटॉप हैंग होगा। बी की वैल्यू हमने निकाली थी के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई कॉट थीटा बाय 2, ये बी था, हमें इसका स्क्वायर करना है तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है और हम के की वैल्यू रख के और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, या ना भी करो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रैक्शन, ये उतना परसेंटेज है, उन अल्फा पार्टिकल्स का परसेंटेज होगा जो कि थीटा या उससे ज्यादा में जाएंगे। अब देखो ये तो एफ हमें मिल चुका है, राइट नाउ, अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा डिटेक्टर लेते हैं जो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा रेंज में गिरे, अभी तो हमने क्या बोला, थीटा से ज्यादा वाले सारे अल्फा पार्टिकल काउंट कर लो लेकिन अगर सारे हम काउंट नहीं करना चाहें, हम सिर्फ थीटा से थीटा प्लस, यानी कि हमें जो रेंज मिली है वो तो 0 से लेके थीटा तक मिली है, अगर आपको 0 से थीटा तक, सॉरी थीटा से ज्यादा वाली रेंज में मिली है, लेकिन अब आपको किस में चाहिए, डी थीटा रेंज में, मतलब आपको थीटा का पता है फॉर्मूला और अगर आपको डी थीटा का चाहिए तो वो फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो उससे होगा क्या, उससे होगा हमारा डी थीटा रेंज में गिरने वाले पार्टिकल्स हमें पता चल जाएंगे। सो यहां से क्या मिलेगा, डी एफ एन टी पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई, ये सब तो कांस्टेंट आ चुका है। कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले कॉट स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो कॉट स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 कॉट थीटा बाय 2 हो जाएगा, और फिर कॉट का करना पड़ेगा, कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, और फिर थीटा बाय 2 का करना पड़ेगा जो कि होता है 1/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन में लिख रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा बाय 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 विद नेगेटिव साइन, और साथ में आ जाएगा डी थीटा। सो ये हमारे पास वो पार्टिकल्स का नंबर है जो कि थीटा से थीटा प्लस डी थीटा रेंज में जाएंगे। तो अब इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोबेबली लास्ट डायग्राम है। ये देखिए, यहाँ से हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और ये हमारे पास गोल्ड की फॉइल है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गिरे और गिरने के बाद स्कैटरिंग के बाद ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, हमें सिर्फ थीटा से डी थीटा रेंज में लेना है, तो ये देखो थीटा एंड यहाँ पे बना हुआ है थीटा, ठीक है, और ये रहा एंगल डी थीटा, तो हमें सिर्फ इस रेंज में लेना है, कौन सी रेंज में, जो कि ग्रीन कलर से मैं शेडेड कर रही हूँ, सिर्फ इधर वाले अल्फा पार्टिकल। सो हमने क्या किया, ये डिटेक्टर बना दिया, अब ये क्या कर रहे हैं, हमने तो प्लेन में बनाया है, एक्चुअल में ये तो पूरे 3 डायमेंशन से जाएंगे, जब 3 डायमेंशन से जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी आपके पास एक लाइन है उसको आपको उतने ही एंगल पे रखते हुए पूरा 3D से रोटेट कर दो, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है वैसा शेप बनेगा, तो हमारे पास इस थीटा एंगल को पूरा आप ऐसे घुमा लो, स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऐसे सर्कल में घुमा लो, तो ये आपको जो जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गिरेंगे, ये देखो, ये जो मैंने ग्रीन शेड किया है, ये सारे के सारे वही पार्टिकल हैं जो कि किस एंगल से होके आ रहे हैं, डी थीटा रेंज के अंदर अंदर होके आ रहे हैं, यानी इन सब का एंगल जो है वो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा है। आई होप आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है, यहां से ये गिरेंगे तो हमें बस इस शेड में गिरने वाले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए, ये जो ग्रीन वाले हैं ये हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए। सो अगर मान लीजिए यहां से
यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आर है। सपोज इफ दिस इज आर, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास ये आर है और यहाँ पे ये सर्कल बन रहा है ना, अगर ये आर है और ये थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, आर साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे ये जो रेडियस है इस सर्कल की वो आपके पास कितनी है, आर साइन थीटा। अब ये जो थिकनेस है, थिकनेस आर डी थीटा कैसे ली, तो हमें पता है, देखिए अगर आपके पास ये एंगल है डी थीटा और ये है आर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो चाप की लंबाई होती है, आर्क लेंथ होती है, ये लंबाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एंगल इंटू रेडियस, तो आर इंटू डी थीटा। तो ये जो मोटाई है वो कितनी मिल जाएगी आपको, आर डी थीटा। और इसका जो शेडेड एरिया है, इस एरिया को हम क्या मान के चलेंगे, डीएस मान के चलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैंने हिंदी वाली बुक से डायग्राम लिया है क्योंकि इंग्लिश वाली बुक में मुझे उतना अच्छा मिल नहीं रहा था। ये फॉइल है बेसिकली, ये आपके पास क्या है, फॉइल है। ओके, सो हमें ये डीएस निकालना है, तो सबसे पहले तो बताओ डीएस की वैल्यू क्या होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास एक ऐसी रिंग है सर्कुलर शेप की, मेरे पास एक ऐसी रिंग है जिसकी रेडियस आर है और उसकी मोटाई डी आर है, और उसका एरिया मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 2 पाई आर डी आर, यही बोलोगे आप एरिया। तो हमारे पास ये रिंग जो है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो तो कितनी है, आर साइन थीटा, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, आर डी थीटा, तो मोटाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, आर डी थीटा। तो ये जो एरिया है डीएस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। तो ये लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। सो हमारे पास जो एरिया है डीएस है, मैं उसको वैल्यू लिख रही हूँ 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हमारे पास ये एरिया हो जाएगा, डीएस की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। और साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2, तो यही फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2 इंटू डी थीटा। नाउ हमारे पास डीएफ, ये वो फ्रैक्शन है जो कि डी थीटा रेंज में गिरेगा, जो कि डी थीटा रेंज में गिरेगा। तो अगर मान लीजिए इफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट ऑन फॉइल, फॉइल पे गिरने वाले पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने टोटल अल्फा पार्टिकल कितने गिराए, मान लीजिए एनआई, आई फॉर इंसिडेंट, तो उन आई एनआई में से कितने अल्फा पार्टिकल होंगे जो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा रेंज में जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, इस टोटल नंबर आपके पास एनआई है, देन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, इस एनआई में से कितने अल्फा पार्टिकल आपके पास इस रेंज में जाएंगे। क्या वो रेंज निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, एनआई को डीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैग्नीट्यूड लगाएंगे क्योंकि नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। एनआई को डीएफ से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डीएफ परसेंटेज बता रहा है। अब मेरी बात सुनना, समझना ये कैसे आया। जैसे मान लो मैं आपको पूछूं कि आपकी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, राइट। मैं आपको ये बोल देती हूँ कि फर्स्ट डिवीजन पास होने के चांसेस 20% है, फर्स्ट डिवीजन आने के चांसेस 20% है, 20% है। और अब मैं आपसे बोलूं कि 20% बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन अगर पास होते हैं, टोटल बच्चे आपके पास 80 हैं, और मैं आपसे कहूं कि 20% बच्चे हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, और मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे नंबर बताओ कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, तो आप बोलोगे सिंपल सी गणित है यार, आप 80 का 20% निकाल लो, 80 का 20% निकालो, और 80 का 20% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 80 इंटू 20/100। तो ये हमारा बिकॉज फ्रैक्शन है इसलिए ये हमारा डीएफ होगा, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया था कि जो डीएफ है वो परसेंटेज बताता है कि इतना परसेंट पार्टिकल इस एंगल पे जाएंगे, थीटा से ज्यादा पे, या थीटा से ज्यादा वाले तो कौन से थे, एफ, और थीटा से थीटा प्लस डी थीटा रेंज में कौन रह रहा था, डीएफ। तो हमें तो इस रेंज में चाहिए, तो हम एफ से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो डीएफ से करेंगे। तो ये डीएफ आपका परसेंटेज है, और ये टोटल बच्चे कितने थे, तो टोटल मैं आपको बता रही हूँ एनआई, इसका मतलब एनआई अल्फा पार्टिकल गिरे और उसमें से 20% जो है वो इस रेंज में जाएंगे। तो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एनआई को डीएफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। आई होप वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा।
अब ये जो अल्फा पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल कितने एरिया पर गिरेंगे, डिटेक्टर के कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, ये डिटेक्टर का एरिया कहाँ गया, ये रहा, ये देखो। और दूसरा कलर ले लेती हूँ, ब्लू से कर दो, ये रहा डिटेक्टर का एरिया। इतने एरिया पे वहां से आ रहे हैं ना, आके गिर किस पे रहे हैं, इस ब्लू एरिया पे गिर रहे हैं। यानी कि आपके पास ये जो अल्फा पार्टिकल हैं जो थीटा प्लस डी थीटा रेंज में आ रहे हैं, ये कितने एरिया पे गिर रहे हैं, डीएस एरिया पे गिर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि डीएस एरिया पे गिरने वाले पार्टिकल अगर एक्स हैं तो यूनिट एरिया पे कितने गिरेंगे, एक्स अपॉन डीएस। क्या करना पड़ेगा, डीए से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए अब मैं एक लाइन लिख रही हूं यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूं नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया बिटवीन, हाँ हमारा का नहीं है, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, वैसे हमारा कितना आ रहा था एन आई इंटू डी एफ, एन आई इंटू डी एफ हमारे पास वो अल्फा पार्टिकल थे जो पूरे के पूरे डीएस एरिया पे गिर रहे थे। अब उस डीएस एरिया पे अगर हमारे पास इतने गिर रहे हैं तो यूनिट एरिया पे कितने गिरेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएस से डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये हमारे रिक्वायर्ड अल्फा पार्टिकल होंगे, जिसे हम एन टी से नहीं एन थीटा से रिप्रेजेंट कर दो यार, क्योंकि थीटा एंगल है हमारे पास, ये थीटा एंगल पे, तो इसे हम एन थीटा से करते हैं। तो एन थीटा की वैल्यू सबसे पहले एन आई को एज इट इज रखो, डीएफ की वैल्यू डालो, डीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जस्ट होल्ड ऑन, डीएफ की वैल्यू आप ऊपर बैक करके देख लेना, मैं विदाउट नेगेटिव साइन लिख रही हूँ, पाई एन टी के जेड स्क्वायर था, देखो के जेड स्क्वायर था, उस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रही हूँ मैं, आप तो आप देख लेना, के जेड स्क्वायर था यहाँ पे, और यहाँ पे था ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2, यहाँ पे था कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, मैंने ऊपर कोसेक स्क्वायर तो लिखा है ना, हाँ कोसेक स्क्वायर लिखा है, और साथ में है डी थीटा, ये तो था डीएफ, तो एन आई इंटू डीएफ हो गया, और डीएस हमने अभी अभी देखा, डीएस हमारे पास कितना था 4 पाई r² साइन थीटा बाय 2, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 एंड डी थीटा। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो यार, हाँ तो हमारे पास ये एन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन आई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, एन टी जेड स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर ई स्क्वायर 1 साइन रेस टू पावर 4 थीटा बाय 2, ये आप देख लेना खुद से। कॉट को कन्फर्म, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन, कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1/साइन स्क्वायर, और जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया। सो कई बार ये इस फॉर्म में आएगा और कई बार एग्जाम में ये ऐसे पूछा जाएगा, एन आई एन टी जेड स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर रेस टू पावर ई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो आपके पास क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। सो एग्जाम में आपके पास अब ये क्या इस किस किस पे डिपेंडेंट करता है, तो वो बुक में लिखा हुआ है देख लेना। इसका मतलब थीटा एंगल पे स्कैटर होने वाले जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो नंबर है, एक तो वो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गोल्ड के जो एटम्स है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉइल की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अल्फा पार्टिकल की टोटल एनर्जी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और थीटा एंगल के कोसेक के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाता है थीटा वर्सेस, इसका मतलब ध्यान रखना एन थीटा और थीटा के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये देख लेना आप, इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर ये था हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। ओके, बाय बाय एवरीवन।